गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो सब। ये पेपर यही वाला है क्या आपका? WH जो दिख रहा है। अपने कौन से क्वेश्चन नंबर से था? फर्स्ट से। कर लिया नो, सॉरी उधर से आया हूं अभी, वो उनके लाइव चालू ही था तो इसलिए दिमाग से मैं भी थोड़ा ठीक है। नहीं, मैं एक्चुअली वो कमेंट पढ़ने में भी ध्यान था थोड़ा सा। सेब से संबंधित रोग को किस रूप में, सेब से संबंधित रोग कौन सा है यहाँ पर? फायर ब्लाइट, दंग अंगमारी जिसको कहते हैं, इरविनिया अमाइलोवोरा से जो होता है सेब में और नाशपाती दोनों में ही होता है। ठीक है। दूसरा है निम्न में से कौन सी फसल टिक्का रोग से संबंधित है? ये तो आसान सा था तो मैंने कहा डाल देते, कोई इतना नहीं है कि आपको पता ही है टिक्का किसमें है। मूंगफली में। पनीर टिक्का जानते हो आप? ये अलग टिक्का है, ये वो टिक्का नहीं है ना। हाँ, निम्न, हाँ मेरे को पता ही था। मैंने कहा जो मैं नहीं बोलूंगा वो कोई ना कोई बोलेगा। निम्नलिखित में से पादप रोग सूक्ष्म जीवों का कौन सा युग्म सही है? ठीक है, ये दो आपको यहाँ पर दिया है, कौन सा सही है? पहला लिखा है सेट्रस कैंकर, किससे होता है? विषाणु से। क्या सही है क्या? गलत है। ज़ंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पैथोवार सिट्रे बैक्टीरिया से होता है तो। ठीक है। दूसरा, गेहूं में रतुआ रोग यानी कि रोली रस्ट किट जिसको बोलते हैं, किससे होता है? कवक से। पक्सीनिया से सब जानते हो। तो कौन सा सही है यहाँ पर? केवल सेकेंड। क्वेश्चन आसान सा लेकिन उलझा के ऐसे स्टेटमेंट में बना देता, कंफ्यूज कर देता। ठीक है। सर्वप्रथम सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने करी थी, एंटोन वन ल्यूवेनहॉक ने। इसीलिए ने फादर ऑफ या अपन माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म विज्ञान के जनक भी इसीलिए इनको कहते हैं। पहला पादप परजीवी जीवाणु किसके द्वारा खोजा गया? टीजे बरील ने करा था, वही आपके नाशपाती में दगदग मारी फायर ब्लाइट वाला इरविनिया अमाइलोवोरा। निम्नलिखित में से गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक कौन है? कैसी मेहता, जिन्हें भारत में गेहूं में रोली रोग के जनक इन्हीं को कहा जाता है, फादर ऑफ बीट रस्ट डिजीज इन इंडिया। कौन है? कैसी मेहता। वायरस का, लेकिन एक ध्यान रखना, ऐसा पूछ ले कि भारत में, सॉरी भारत में छोड़ो, गेहूं में आपके हिट्रोशियस कवक, भारत में गेहूं में जो रोली रोग है उसका हिट्रोशियस या विनाशकारी नेचर बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? हिट्रोशियस वाली बात करने वाले एंटोन डी बारी। हम गेहूं देखते ही रोली देखते ही कैसी मेहता याद रखेंगे जो गलती होगी क्वेश्चन में। तो हमने एंटोन डी बारी में बताया था, तो उन साइंटिस्ट के अंदर लिखवा रखा पॉइंट कि गेहूं के रोली रोग के हिट्रोशियस नेचर को बताने वाले वैज्ञानिक कौन है? एंटोन डी बारी। ध्यान रखना। वायरस का प्रोटीन आवरण जो अनुवांशिक सामग्री को घेरता है उसे क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। ये गलती से इसमें ये हाईलाइट हो रखा आंसर कैप्सिड है। ठीक है, तो आप जानते हो ये तो अपन ने वायरस पढ़ ही लिया। ठीक है, जहां पर अनुवांशिक पदार्थ होता है जो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है, और दूसरी बात वायरस में प्रोटीन का आवरण होता है जिसे हम कैप्सिड कहते हैं, और कैप्सिड की इकाई को कैप्सोमियर कहते हैं। तो सातवें में सही आंसर सेकेंड है। ठीक है, इसके हाईलाइट पे मत जाना, सही जो है वो गलती से हो रखा होगा ये आंसर की में, तो आपके कैप्सिड है। ठीक है, और कैप्सिड की इकाई पूछे तो कैप्सोमियर बोलते हैं, वो भी कैप्सोमियर। विरियोन क्या है? आगे शायद क्वेश्चन आ भी रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विरियोन के बारे में सत्य है? ये परिभाषा, ये सेंटेंस क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, जो हमने लिख भी रखा था। वायरस का परिपक्व कण जो है, जो संक्रमण करने की क्षमता रखता है, उसे क्या कहते हैं? विरियोन। यानी कि यहां पर कहें तो एक संक्रामक और पूर्ण रूप से विकसित वायरस कण को क्या कहते हैं? विरियोन। कई बार हम वायरोड और विरियोन में उलझ जाएंगे। वायरोड अलग रोगजनक है, वायरस अलग है, और वायरस का जो संक्रमण करने की क्षमता रखने वाला वायरस का जो कण, उसे ही कहेंगे विरियोन। ध्यान रहेगा। अगला ध्यान रखें अपन यहां पर, वायरल मोजेक रोग किस पौधे में देखा जाता है?
ठीक है। तंबाकू में याद है टोबैको मोजेक, ठीक है, टीएमवी, टोबैको मोजेक वायरस, यानी कि वायरल मोजेक रोग किस में देखा जाता है? तंबाकू में, ठीक है। उसके अलावा बात करें अपन आगे, गेहूं रस्ट में रिपीटिंग स्पोर किसको बोला गया है? यूरिडोस्पोर हमने बात करी थी, ठीक है, कि भाई गेहूं में जो रोली रोग है वो तीव्रता से उग्र अवस्था में फैलता है, उसका कारण भी पूछा जाए तो यूरिडोस्पोर है, ठीक है। उसके अलावा सोयाबीन रस्ट का रोगजनक क्या है? पैकोस्पोरा पैकाइरिजी, बताया था मैंने, सारे लिखवा रखे, ठीक है। और मैंने बोला भी था कि ये हम पक्सीनिया पक्सीनिया रटते रटते, और ये आपको कंफ्यूज करने के लिए मैंने मेरी मर्जी से नाम बढ़ा दिया, आगे पक्सीनिया लिख दिया और पीछे ग्लाइसिन मैक्स सोयाबीन का नाम होता है, तो मैंने ग्लाइसिना मर्जी से बनाया, कि देखते हैं कितने लोग इसको आंसर करते हैं, ठीक है। तो किसी ने किया भी होगा आंसर, किया है कि पक्सीनिया ग्लाइसिना, जबकि ऐसा कहीं हमने पढ़ा ही नहीं था, तो ये ध्यान रखना था, फेकोस्पायरो पैकाइरिजी, ठीक है। बाकी और आपको ध्यान रहे तो हेमिलिया वेस्टार्टिक्स तो कॉफी का रस्ट है, और पक्सीनिया हेलियंथी सूरजमुखी सनफ्लावर का, ठीक है। गेहूं में ये एक्चुअली क्या है कि भाषा का गड़बड़ हो रहा है, गेहूं में ये अपना ईयर कॉकल है, केवल निमेटोड से ही पहचान लिया अपन ने, तो ठीक है। एकमात्र अभी तक रोग जो पढ़ा हमने गेहूं में निमेटोड से कौन सा है? ईयर कॉकल, बाकी तो टुंडू में तो दोनों आते हैं, तो यानी कि ये क्या एक्चुअली वो लैंग्वेज में कुछ शब्द आपके इंग्लिश में भी रखता हूं, आपने देखा होगा ऊपर रिपीटिंग स्पोर्ट, ठीक है, तो उस वजह से ये गड़बड़ हुआ है। तो ईयर कॉकल जो रोग है वो किससे होता है? निमेटोड से। निमेटोड का नाम क्या है बोलो? वेरी गुड, एंग्विना ट्रिटिसाई सीड गॉल निमेटोड जिसको कहते हैं। और वो निमेटोड अगर बैक्टीरिया के साथ रोग उत्पन्न करे गेहूं में, तो कौन सा रोग होगा? टुंडू, ठीक है, टुंडू रोग होगा, जिसे येलो स्लाइम, येलो ईयर रॉट भी हम कहते हैं। उसके अलावा उस बैक्टीरिया की कौन से ध्यान रखें अपन, तो रेथाइबैक्टर ट्रिटिसाई, क्लेविबैक्टर ट्रिटिसाई या कोरिनीबैक्टरम ट्रिटिसाई, अपन को वैज्ञानिक नाम ध्यान रखने थे। क्लियर है बात? उसके बाद गेहूं के कैंसर रोग के नाम से किस रोग को जानते हैं? गेहूं का करनाल बंडर रोग जनक बोलो भाई, कौन सा है इसका? नेवोशिया इंडिका, या अपन ने टिलेशिया इंडिका भी अपन ने इसका पढ़ा है, पर ज्यादा प्रचलित है नेवोशिया इंडिका, ठीक है। उसके अलावा बात करें जौ का कवर्ड स्मट कैसा है? बाह्य बिजोड़। और गेहूं का जो आपके लूज स्मट जो होता है वो कैसा होता है? अनावृत खंड अंतः बिजोड़, इंटरनली सीड बोन, जबकि ये कैसा है? एक्सटर्नली सीड बोन। क्लियर है बात? ज्वार के बाली हेड स्मट का रोगजनक है, कौन सा है? अपन ने पढ़ रखा है 3 तरीके का ज्वार में, तो हेड स्मट जो है वो किससे होता है? यहाँ पर स्पेसिलोथिका रेलियाना, जिसको स्पोरियम, स्पोरोसोरियम रेलियनम भी एक और नाम मैंने बताया था पर लिखवाया नहीं था, तो ये अपने को ध्यान रखना है। लंबी वाला था तो टोलिपोस्पोरियम एरेनबर्गी, पेनिसिलेरी बाजरा में था, ठीक है। और ये एक और स्पोसिलोथिका सोर्गी, ये कौन सा था आपका, जिसे अपन ने कहा था ग्रेन वाला, ठीक है ना। तो ये 3 तो ज्वार के और 1 बाजरा के, चारों के रोगजनक को ही मैंने डाल दिया। और क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन कई बार आता है, ये चारों ही ऑप्शन में होंगे और क्वेश्चन बदलता रहेगा बस, ठीक है। कई बार क्वेश्चन यहां से आया है। जीरो स्टेज रस्ट बीजाणु कौन से हैं? जीरो स्टेज रस्ट बीजाणु पिक्नियोस्पोर है, और पिक्नियोस्पोर का दूसरा नाम, मैंने कहा था ये क्वेश्चन एग्जाम में रिसेंटली पूछा गया, तो मैंने नाम बदल दिया, पिक्नियोस्पोर की जगह क्या लिख दिया? स्पर्मेशिया। और हमने पढ़ी रखा है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेशिया या पिक्नियोस्पोर, तीनों का मतलब एक ही है। ये जिनके कमेंट्स आ रहे हैं मैं 2 मिनट में पढ़ता हूं, पहले पेपर डिस्कस कर लेते हैं ना। उसके अलावा है गेहूं का किलर रोग किसे कहते हैं? ब्लैक स्टेम रस्ट को कहते हैं, नहीं कहते हैं? किलर, ब्लैक स्टेम रस्ट को किलर, गेहूं का किलर रोग अपन ने कहा है। धान का रिचमेन रोग कौन सा है? ब्लास्ट। धान का रिचमेन्स डिजीज ऑफ पैडी कहें तो ब्लास्ट ऑफ पैडी पायरिकुलेरिया ओराइजी से होती है, जो अपने को ध्यान रखना है, झोंका रोग भी कहते हैं। धान का येलो ड्वार्फ पीला बोना किससे होता है? फाइटोप्लाज्मा से। फाइटोप्लाज्मा के 3-4 फेमस रोग पड़े थे, उनमें से एक ये था, याद दिला देता हूं कौन से पढ़े थे। एक तो बैंगन का छोटी बत्ती रोग, ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा था गन्ने का घासी प्ररोह रोग, ठीक है, और तीसरा हमने पढ़ा था तिल का फाइलेडी रोग, और चौथा यही था, जो चारों एग्जाम वालों के फेवरेट है, ठीक है। बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया के समान संरचना कौन सी होती है? मीजोजोम, ध्यान है ना,
पढ़ रखा है अपन ने। मेंडल का बीज संयोजन का नियम समझाया जा सकता है किस, बोलो? एनाफेज फर्स्ट से। क्या एनाफेज सेकंड नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि समजात गुणसूत्र पृथक जो होते हैं बिना सेंट्रोमेर के विभाजन के, ऐसा काम एनाफेज फर्स्ट में होता है, जो क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से जो आपके दोनों समजात गुण सात्र में आए थे वो एनाफेज फर्स्ट में एक दूसरे से अलग, यानी कि बीज संयोजन। बीज संयोजन का नियम मेंडल का इसी से एक्सप्लेन होता है। कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है। मियोसिस शब्द किसने दिया था? फार्मर एवं मूरे ने। फ्लेमिंग ने कौन सा शब्द दिया था? माइटोसिस दिया था। क्लियर है बात? दो नजदीकी पादप कोशिकाओं के मध्य की समान परत क्या कहलाती है? मिडिल लेमिला। कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट वाली बात आप पढ़ते हो ना। ट्रांसक्रिप्शन का स्थल क्या है? केंद्रक है, ठीक है, सभी को पता है। रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन यानी कि डीएनए का द्विगुणन और डीएनए से आरएनए यानी कि अनुलेखन जो काम है, दोनों ही कहां होते हैं? केंद्रक में। लेकिन ट्रांसलेशन, प्रोटीन संश्लेषण कहां होता है? बोलो कहां पर होता है? कोशिका द्रव्य में होता है। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। बाकी तो राइबोसोम भी जाता है आंसर, आरईआर भी जाता है, क्योंकि राइबोसोम फिर ईआर पे जुड़े होते हैं, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। हो गए सारे? क्रायो प्रिजर्वेशन तो सभी को पता ही है, -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन। बढ़े आगे? हाँ, कमेंट्स क्या थे देख लेते हैं। एस्कस जनन कोशिका में कितने एस्कस बीजाणु होते हैं? अब ये तो अपन लिखाते नहीं है, फिर भी आपको बता देंगे। कैप्सीड था मैंने, ठीक है, वो तो आपका सही आंसर मैंने बता दिया, कैप्सीड था, ठीक है। और सोयाबीन वाला, ठीक है, वो गलत आपका हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बढ़े आगे। तो ये अपने को पेपर, अच्छा सारे क्वेश्चन कर लिए थे क्या किसी ने? 25 में से 25, 24, 2 लोग 24 सही, ईमानदारी से पक्का। 23, 22, वेरी गुड, 21, 20, 10, ठीक है। मैं आपसे उम्मीद तो ऐसे टाइम पे तो 20 में से 25 में से 25 सही होने चाहिए। शायद मेरे को नहीं लगता है एक आधा क्वेश्चन भी ऐसा था जो आप नहीं कर सकते थे, सब आसान ही थे, ठीक है, सब पढ़े हुए थे, सब जाने पहचाने थे। तो अभी तो आपसे उम्मीद रहती है कि 25 में से 25 सही होने चाहिए, और कम से कम 20 तो होने ही चाहिए। 20 से जो नीचे परफॉर्मेंस जिनका आ रहा है उन्हें थोड़ा सा अपने रिजल्ट को, अपने टेस्ट पेपर को एनालिसिस करना है, अपनी डेली रूटीन को एनालिसिस करना है। बढ़े आगे। तो आगे बात करते हैं अपन, लास्ट बात कर चुके थे गेहूं के और जौ के रोग अपन याद पढ़ चुके थे, ठीक है ना। बाजरा के रोग पे अपन आते हैं, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट रोग बाजरा के जो आपको ज्वार में भी मिलेंगे, लेकिन उनको हम समझ कहां पे लेंगे? बाजरा में ही समझ लेंगे। ध्यान से इधर समझेंगे, फिर नोट करने का टाइम आपको देंगे। सबसे पहला रोग बाजरा का डाउनी मिल्ड्यू। कौन सा रोग? डाउनी मिल्ड्यू, ठीक है। ऑनलाइन में भी चॉइस क्वेश्चन सही वाले काफी लोग हैं, बहुत बढ़िया बात है। तो अच्छी बात है, अगर चॉइस जो कर रहे हैं वो तो बाकी लोगों के लिए एक तरीके से इंस्पिरेशन है, सीखना चाहिए कि हमें भी कैसे उस स्तर पे आना है। ठीक है, आते हैं बाजरा का डाउनी मिल्ड्यू। इसको हिंदी में मृदुरोमिल आसिता या तुलासिता बोलते हैं। ज्यादा प्रचलित नाम मृदुरोमिल आसिता, लेकिन हम इंग्लिश वाला ना बोले, एग्जाम में ज्यादा वो डाउनी मिल्ड्यू करके लिखेगा, ठीक है। इसको जोगिया रोग राजस्थान में, क्योंकि बाजरा की खेती मेनली राजस्थान में ही होती है, तो इसको जोगिया के नाम से भी लोकली जाना जाता है, ठीक है। बाकी तो ज्यादा बढ़िया से वो बता सकते हैं जो बाजरा की खेती वाले क्षेत्र से। अब मैंने तो किताबों में पढ़ा है, पर जिनके उधर क्षेत्र में किसी बोलते हैं कि ऐसा जोगिया, बुक्स में लिखा हुआ है तो हम याद रखेंगे, क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। हरित बाली रोग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। मैंने आपको एक बार बताया भी था कि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, जहां पर जेआरएफ 2014 के अंदर मैंने एक पेपर दिया था, जेआरएफ 2014 का, और ऊपर क्वेश्चन था कि बाजरा के डाउनी मिल्ड्यू का रोगजनक क्या है,
ठीक है, फिर नीचे क्वेश्चन आया बाजरा के हरित वाली रोग का रोगजनक क्या है। जब दोनों रोग ही है कि तो रोगजनक बदलेंगे क्या, लेकिन वो फिर दिमाग हमारा लग ही जाता है कि ऊपर वो आंसर है तो अब तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, या तो मैंने गलत पढ़ा या सर ने गलत पढ़ाया, और हम फिर उसको जबरदस्ती गलत कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। वो आसान भी पूछ सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जैसे ही आसान पूछता है ना हम खुरापाती हैं, फिर हम उस आसान को कठिन बनाते हैं। ठीक है, तो नहीं बनाना ऐसा। तो यहां पर देखें, सबसे पहले इसका रोगजनक स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला, ठीक है, जो कि फंजाई है आपके ऊ माइकोटा। अभी तक बेसिडोमाइसिटीज वाली कवक चली आ रही थी आपकी, स्मट की बात करो चाहे रस्ट की बात करो। ऊ माइकोटा जिसकी क्लास ऊ माइसिटीज, और इसका ऑर्डर गण अपन लिख चुके हैं पहले ही, परनोस्पोरेल्स। दो गण ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, एक पढ़ लिया अपन ने कौन सा, यूरेटिनल्स यानी कि पक्सिनल रस्ट वाला, दूसरा हमने बात कर दिया अस्टिलेजिनल्स यानी कि आपके स्मट वाला, तीसरा हम आए हैं डाउनी मिल्ड्यू परनोस्पोरेल्स, जिसपे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाउनी मिल्ड्यू कवक जो है या ये रोग की कवक किस गण से आती है, कौन से ऑर्डर से है, तो परनोस्पोरेल्स। अब इनकी हिंदी बार बार नहीं लिख रहा हूं, आप जान गए हो फाइलम किसको बोलते हैं, क्लास ऑर्डर, इनकी हिंदी कई बार लिख ली अपन ने, है ना। अब एक बात, ये अविकल्पी परजीवी है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है, यानी कि इसको जीवित रहने के लिए बाजरा की फसल चाहिए, मतलब बाजरे की फसल ही चाहिए, या आपके ये बाजरा जब ये ज्वार में होगा तो रोगजनक थोड़ा बदल जाएगा, नाम उसकी प्रजाति बदल जाएगी। ठीक है, ये बीज मृदा एवं वायु जनित, ध्यान ये रखना है कि तीनों में भी अगर बोला जाए तो जो प्रायोरिटी हमें देनी पड़ेगी, तो ये कैसा है, वायु सॉरी मृदा जनित, कैसा है, तीनों चीज हो सकती है, मुख्य रूप से मृदा जनित, फिर बीज और वायु जनित इसको अपन कहते हैं। तो ध्यान रखना है कि ये रोग कैसा है, मृदा जनित, सॉइल बॉर्न डिजीज है। आगे काम आने वाला है मैनेजमेंट में, जैसे ही पता चला कि बीज जनित तो बीजोपचार करेंगे, जैसे ही पता चलेगा मृदा जनित क्या करना है वो भी बताएंगे। सर्वांगी यानी कि इसका इन्फेक्शन चाहे पौधे की पत्ती से नुकसान पहुंचाए, पूरे पौधे में उसका असर दिखाई देगा। ठीक है, उसके अलावा भारत में सबसे पहले इसकी खोज करने वाले, भारत में जो पादप रोग विज्ञान के जो जनक हैं वो ईजे बटलर, उन्होंने ही इनको सबसे पहले भारत में देखा था, डाउनी मिल्ड्यू बाजरा का। बाजरा की फसल में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला जो रोग है वो कौन सा है, डाउनी मिल्ड्यू, और लगभग नुकसान कितने तक हो जाता है, 10 से 66, कुछ रिसर्च पेपर तो 76% तक इसका नुकसान, फसल में जो पैदावार का नुकसान हो सकता है। तो हमें जो क्वेश्चन ध्यान रखना है, सबसे पहली बात रोग का, एक तो डाउनी मिल्ड्यू और दूसरा हरित वाली रोग, अभी आगे बताएंगे क्यों दो नाम है। पहली बात रोगों के नाम, रोगजनक, ऑर्डर पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सॉइल बोन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसने खोज करी, ईजे बटलर ने, नोट कर लो सारी बात। चाहे ऑनलाइन हो स्टूडेंट्स चाहे ऑफलाइन, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये बात सही है कि ऑनलाइन बच्चे भी हर बार रिजल्ट्स बहुत अच्छा दे रहे हैं। तो ऑनलाइन वाले बच्चों का कमेंट है कि सर हम चाहे ऑफलाइन नहीं आ पा रहे हैं लेकिन रिजल्ट में हम आगे रहेंगे।
कर लिया नोट? एक साथी ने आपके कल मुझे कहा था सर डेली क्वेश्चन मैं बताऊंगा, आप तो बस डिस्कस करना, और उनके बताए हुए क्वेश्चन को मैंने वेरीफाई करने के बाद ही आपको लिखाऊंगा, ठीक है? क्योंकि अब बहुत सारी लेटेस्ट चीजें हैं। कर लिया नोट? बढ़े आगे। अब मैंने तो देखा नहीं किसी का कमेंट भी है कि सर प्लांट पैथोलॉजी से का एआरओ का पेपर सॉल्यूशन किया जिसमें नोट से 70% क्वेश्चन हैं। मैंने तो कोई पेपर देखा नहीं, आपके कोई साथी कह रहे हैं, अगर ऐसा है तो एआरओ का में डबल एआरओ में फिर डबल एओन एओन बहुत सारा है, तब तो बहुत बढ़िया बात है, और वैसे भी आपको चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो लेके आए आपके एक साथी, उस पर अपन कॉपी की छत का यूज करेंगे, ठीक है? आप सभी को पता है एक इंस्टीट्यूट है इंटरनेशनल इकार्डा, फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई लैंड एग्रीकल्चर या ड्राई लैंड एरियाज अपन जिसको कहते हैं, ड्राई एरियाज जिसको अपन कहते हैं, ठीक है ना? इकार्डा इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई एरियाज। तो वो पहले इसका हेडक्वार्टर कहां था? सीरिया में, ठीक है? लेकिन हो सकता है वहां से शिफ्ट हो गया हो, क्योंकि वहां बम धमाके पता नहीं क्या क्या हुआ। तो ये आजकल कहां पर है? बेरूट लेबनान जगह जहां है, बेरूट शहर है, लेबनान कंट्री या कुछ है, तो ये हमें ध्यान रखना है। बढ़िया बात इन्होंने बोला, मैंने देख भी लिया, तो उसी बेस पर आपके लिए कोई क्वेश्चन आप लिखेंगे तो यहां पर नोट करना है स्पेशल पॉइंट करके। इकार्डा फुल फॉर्म सभी को पता ही है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई एरियाज, या ड्राई लैंड क्या बोलते हैं? ड्राई लैंड है, क्योंकि इन्होंने वो लिखा, वो मुझे लगा एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई लैंड एरियाज। और इसका जो हेडक्वार्टर है आजकल कहां है? बेरूत, लेबनान में। तो ये अपने को ध्यान रखना है, कभी आ जाए तो पता रहे। ड्राई एरियाज ही बोलते हैं, ड्राई लैंड नहीं बोलते हैं, ड्राई एरियाज ही बोलते हैं। बेरूत लेबनान में। कर लिया नोट? तो एक कि आप लोगों की
मदद से आप लोगों के लिए कोई अच्छा क्वेश्चन और आता है ऐसा रोज तो बढ़िया है, क्योंकि रोज मैं इतना टाइम नहीं दे पाऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए काम आएगा। इसका हेडक्वार्टर पहले सीरिया में बता देते हैं, लेकिन आजकल किताबों में वो पुराना ही लिखा हुआ मिलेगा। हमें जो ध्यान रखना है, गूगल वेबसाइट्स पे भी अपलोड हो रखा है, बेरूत लेबनान में। क्लियर है बात? सबने कर लिया नोट? आगे बढ़े। तो बात चल रही थी डाउनी मिल्ड्यू बाजरा की। तो इस पे अगर बात करें, इसके लक्षण पर आते हैं। लक्षण इसमें जो रोग का नाम है उस आधार पर दो लक्षण मिलेंगे। पहला जो इसका नाम है डाउनी मिल्ड्यू, तो इसलिए डाउनी मिल्ड्यू स्टेज मिलेगी। दूसरा इसका ग्रीन ईयर डिजीज बोलते हैं, हरित बाली, तो हरित बाली अवस्था मिलेगी। क्या है समझना है सबसे पहले, तो डायग्राम में भी आपको भी दिखाएंगे। मृदु रोमिल आसिता अवस्था यानी कि डाउनी मिल्ड्यू स्टेज, सीधा सा यहाँ पर ऐसा होता है कि पत्तियों पे, जिन पत्तियों में एक तो पीलापन आता है, यहाँ पर पत्तियों में क्लोरोसिस, क्लोरोसिस हमने पढ़ा है, पर हरी, जिसको अपन ने कहा था हरिमाइन था, जिसमें आपके क्लोरोफिल पर्णहरित नष्ट होने की वजह से पत्तियों में पीलापन आता है। तो यहाँ पर पीलापन आएगा। दूसरा, पत्तियों की निचली सतह पर आपको कई बार दिखेगा कि रुई जैसे चिपका हुआ है कुछ, लेकिन वो रुई नहीं होकर कवक की वृद्धि है वो। तो यानी कि संक्रमित पत्तियों पर क्लोरोटिक और पौधे बोने भी रह जाएंगे, ड्राफ्टिंग आपको देखने को मिलेगी। संक्रमित पत्तियों पर पीली धारियां भी दिखेगी, जो भी डायग्राम में आपको दिखाएंगे, पीली पीली धारियां आपको दिखेगी। ऐसी पत्तियों की निचली सतह पर मृदुरोमिल कवक की वृद्धि दिखती है, तो इसीलिए इसे मृदुरोमिल आसिता अवस्था कहते हैं। तो यहाँ पर डायग्राम में ही देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये पीली धारियां दिख रही है, सबसे पहले तो दिख रही है। डाउनी मिल्ड्यू आपको नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि पत्ती के निचली सतह पे कुल मिला के आपको कभी दिखे रुई जैसा चिपका हुआ, तो वो क्या है, कवक की वृद्धि है, और वो डाउनी मिल्ड्यू का होता है। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर जो है आपके बाद में बालिया, सॉरी, ये हरित बाली अवस्था नीचे जो दूसरी लिखी है अपन ने, हरित बाली अवस्था क्या है, जहां पर बालियां जो हैं, आपकी पुष्पक्रम जो है, नॉर्मली आपके दाने बनने हैं आगे जाके, लेकिन अब की बार क्या होगा, वो पत्ती जैसी संरचना बना लेगा। जहां पर हरित बाली अवस्था बाद में बालियां पत्ती जैसी संरचना में रूपांतरित हो जाती हैं, जैसा फाइलोइडी में, सिस्टम में, तिल में होता है। अभी डायग्राम में दिखेगा वैसे ही। तो पहले इसीलिए इस रोग को हरित बाली रोग भी कहते हैं, क्योंकि बाली कैसी हो जाएगी, हरी, ये देखो। ठीक है। उसके अलावा और आपको इस लक्षण यहाँ पे अच्छे से दिख पा रहा है कि यहाँ पर येलोइंग भी दिख रही है, यहाँ पर बोनापन भी दिख रहा है, और यहाँ पर हरित बाली भी दिखाई दे रही है। तो इसीलिए इस रोग को हरित बाली रोग भी कहते हैं। डाउनी मिल्ड्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि पत्तियों की निचली सतह पर कवक की वृद्धि, मृदुरोमिल वृद्धि आपको देखने को मिलती है। पत्तियों पर पीली धारियां भी दिखाई देती हैं। तो इसके लक्षणों को आप नोट कर लें, पहले नोट करें। ऑनलाइन वाले बच्चे भी आपके एक्टिव तो जोरदार है, बढ़िया बात है। मतलब बाकी बच्चे क्या है कि बहुत सारे, कोई क्लास आज छूट रही है, कोई कल हो रही है, नहीं हो रही है, बच्चे देखते ही नहीं है। बहुत बार ये रेगुलर पूरी क्लासेस अटेंड करता है, जिस हिसाब से ये लोग क्लासेस से जुड़ते हैं, इनका रिस्पॉन्स भी दिखता है। बढ़िया बात है। ऑनलाइन वालों को सभी को ऑल द बेस्ट कहूँ अभी तो, बधाई अभी नहीं दूंगा। ये दोनों महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट लक्षण है, एक तो मृदुरोमिल आसितावस्था और दूसरा हरित बाली अवस्था। डाउनी मिल्ड्यू पास भाई सप्रेस भाई आपको आगे बता देंगे, अभी ट्राइकोडर्मा वगैरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं।
कर लिया नोट? तो यहां पर इंपोर्टेंट की बात करें तो दोनों नाम कम से कम पता रहे कि हरित बाली अवस्था, इसीलिए हरित बाली रोग के नाम पे ही याद हो गया, वैसे मृदु रोमिल आश्रित अवस्था। खास बात यहाँ पर पीलापन आ रहा है क्लोरोसिस की वजह से और पौधे बोने रह रहे हैं। दूसरी बात, पत्तियों पर पीली धारियां दिखाई दे रही है। उसके अलावा पत्तियों की निचली सतह पर मृदु रोमिल कव की वृद्धि दिखाई दे रही है और बालियां पत्ती जैसी संरचना में रूपांतरित हो जाती हैं। ये अपने को ध्यान रखना। क्लियर है बात? तो ये लक्षण दोनों इंपॉर्टेंट है और इसी के नामों पे भी क्वेश्चन आते रहते हैं। बढ़े आगे। आगे बात आती है इसके मैनेजमेंट की, प्रबंधन की। मैनेजमेंट की बात करने के लिए हमें दो चीज पहले से पता है, एक तो ये बीज जनित है, दूसरा है मृदा जनित। तो दोनों तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। पहला तो यहाँ पर प्रबंधन मृदा जनित मुख्य रूप से है, तो मृदा जनित कोई भी रोग होगा उसके मैनेजमेंट के तरीके याद सुन लो पहले, बार बार आएगा, लिखते भी रहो पर याद अपने आप ही हो जाएगा। पहली बात, कोई भी रोग मृदा जनित का मतलब रोग जनक उसका जब खेत में फसल नहीं है तब कहां उपस्थित रहेगा? जमीन में, मिट्टी में। तो सबसे पहला तरीका है गहरी ग्रीष्म जुताई, डीप समर प्लोइंग। गर्मियों में अप्रैल के महीने में आपका एमबी प्लो वगैरह जो होता है उससे बढ़िया जुताई कर दो। ठीक है, तो ये तो सबसे बेस्ट ही होता है, क्योंकि चाहे इंसेक्ट के स्टेजेस हो, चाहे आपके कोई कवक वाली कोई अवस्थाएं हो, ये सारी चीजें, या कोई खरपतवार के बीज भी होते हैं, तो ये बहुत निष्क्रिय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं गर्मी तेज धूप जो अप्रैल वाली होती है। ठीक है, तो ये मृदा जनित रोग कोई सा भी हो सब जगह काम आएगी डीप समर प्लोइंग। क्लियर है बात? तो ये कहीं भी मैनेजमेंट होगा वो सोइल बोर्न होगा, बीज जनित में इसको लगा दोगे तो कोई मतलब ही नहीं। एक जनरल नॉलेज के लिए भी बता रहा हूं, आपको बता। दूसरा, क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र जिसको अपन कहते हैं। क्रॉप रोटेशन भी क्यों जरूरी है? क्योंकि पैथोजन का है सॉइल में, वही की वही फसल लगाते रहेंगे, रोग जनक को हर साल सुविधा मिलती जा रही है, फसल मिलती जा रही है, रोग फैलाता जा रहा है। आप फसल लगाओ, मान लो बाजरा है, बाजरा 2 साल उस खेत में हटा दो, तो वो जो आपका यहाँ पर स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला है, क्या उसको फसल मिलेगी? तो 2 साल तक वो इंतजार तो करेगा नहीं, मतलब वो एक रोग जनक है, उसकी जो अवस्था है वो नष्ट हो जाएगी और आप 2 साल बाद वापस फसल लगाओगे तो रोग, यानी कि क्रॉप रोटेशन भी इंपॉर्टेंट है। कहां? मृदा जनित के लिए। ठीक है, तीसरी बात जो अपने को ध्यान रखनी है कि ट्राइकोडर्मा कल्चर जो होता है, ट्राइकोडर्मा जो विरिडी अपना होता है, ट्राइकोडर्मा कल्चर का हम यूज कर सकते हैं, चाहे सॉइल एप्लीकेशन में यूज करो, चाहे हम सीड ट्रीटमेंट में उपयोग करो। ठीक है, या फोलियर स्प्रे में भी उपयोग हो सकता है। तो ट्राइकोडर्मा जो होता है वो सॉइल बोर्न पैथोजेंस यानी कि मृदा जनित रोग जनक के लिए नियंत्रण में काम में आता है। तीन चार चीजें यहाँ पर आ गई जो हमेशा काम आएंगी। अब आते हैं अपने इस रोग पे, ये 2 पॉइंट तो पढ़ लिए। बीजोपचार हम यहाँ पे क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर बीज जनित भी है। अगर वो केवल मृदा जनित होते तो बीजोपचार को आप पैसा ही क्यों खराब कर रहे हैं? ठीक है, तो बीज जनित होने की वजह से यहाँ पर मेटालेक्सिल यानी कि जिसका एक ट्रेड नेम एप्रोन SD35 भी होता है, कई सारे ट्रेड नेम होते हैं, एक अपन ने यहाँ पे लिखा है, तो वो 6 ग्राम प्रति केजी सीड्स बीजोपचार में यूज कर सकते हैं इस रोग को नियंत्रित करने के लिए। कई बार पूछा जाता है, ये एग्जाम में डायरेक्ट आपको पीजी वगैरह एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आया रखा है कि डाउनी मोल्डी रोगों को नियंत्रित करने के लिए कौन सा रसायन उपयोग करते हैं? ऑप्शन में आंसर जाता है मेटालेक्सिल। कई बार क्वेश्चन में ऐसा गया है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर मैनकोजेब भी यूज किया जा सकता है, 2.5 ग्राम प्रति केजी। मैनकोजेब में स्पेशली 75% जो वेटेबल पाउडर होता है वो यूज होता है, लेकिन हम 2 ध्यान रख रहे हैं, मेटालेक्सिल, मैनकोजेब। ट्रेड नेम तो अपन आगे और बात आएगी, तो एप्रोन SD35 जो है वो मेटालेक्सिल का ट्रेड नेम। ट्रेड नेम हम ज्यादा याद इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक केमिकल को 50 कंपनियां बेचती, किस किस का नाम याद रखेंगे? ठीक है, मैनकोजेब में भी बहुत सारे हैं, बट मैं एक डाइथेन करके याद कर रहा हूं, बाकी आगे बात आएगी। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर फोलियर स्प्रे आप मैनकोजेब का भी कर सकते हो। अब स्प्रे करोगे तो पानी में टंकी में घोल बनाना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर प्रति लीटर है, ये वो बीज में उपयोग कर रहे हैं तो ये प्रति लीटर इकाई होगी। दूसरा, मेटालेक्सिल, मैनकोजेब दोनों कंबाइंडली, जिसका मार्केट में इस नाम से ये बिकता है, रिडोमेल MZ72। ठीक है, ये 2 ग्राम प्रति लीटर यूज कर सकते हैं। कुल मिला के कहे मेटालेक्सिल, मैनकोजेब, घुमा फिरा के दोनों लाइन में सोल्यूशन क्या निकल रहा है? चाहे पर्णी छिड़काव फोलियर स्प्रे करो
चाहे सीड ट्रीटमेंट करो, दो ही रसायन यहाँ पे काम ले रहे हैं डाउनी मिल्ड्यू में, मेटालेक्सिल और मैनकोजेब। ठीक है, बायोलॉजिकल सीड ट्रीटमेंट करना, बायोलॉजिकल में हम दो चीज यूज कर रहे हैं, एक तो ट्राइकोडर्मा कल्चर, दूसरा सुडोमोनास फ्लोरेसेंस। ये सुडोमोनास जो बैक्टीरिया है, ट्राइकोडर्मा क्या है आपका, ट्राइकोडर्मा विरिडी भी बैक्टीरिया ही है कि फंजाई है, मित्र फफूंद बोलते हो तो फंजाई है वो। ठीक है, और सुडोमोनास फ्लोरेसेंस बैक्टीरिया है। तो ये दोनों बायो कंट्रोल में यूज हो सकते हैं, क्योंकि ये माइको पैरासाइट अपन बोलते हैं, जो किसी कवक को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ये बीजोपचार में भी सीड ट्रीटमेंट, जैसे आप जानते हो काले कलर के पाउडर की थैलिया पैकेट मिलते हैं ट्राइकोडर्मा की तो मार्केट में, ठीक है, आरसी वगैरह में मिलती है, एंटो की लेब में। तो पर दोनों तरीके से छिड़काव में भी उपयोग कर सकते हो और सीड ट्रीटमेंट में भी ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास फ्लोरेसेंस यहाँ पे यूज कर सकते हो। प्रतिरोधक किसमें आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट में एक WCC 75 बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी तो और भी है ढेर सारी। एक बाकी पूसा मोती, पूसा 23। आपको जिन्होंने प्लांट ब्रीडिंग पढ़ ली उन्होंने पूसा चॉइस पढ़ रखी है, बता दो कोई किसकी है भाई? पूसा चॉइस लेथाइरस की पढ़ी थी। कौन है जिन्होंने प्लांट ब्रीडिंग पढ़ ली है भाई? शक्ल तो मुझे दिख रही है पर हाँ पढ़ा है अपन ने। पूसा चॉइस, रतन, प्रतीक, पूसा चॉइस, महाडियोरा, लेथाइरस की बोआ रिड्यूस जो वेराइटीज है वो है, कोई बात नहीं। यहाँ पे पूसा 23 है। उसके अलावा ICMH 451 है, 880888, राज 171, HHB 67 इम्प्रूव। तो कुछ सारी वेराइटी तो नहीं, बट ये याद रह जाए पूसा 23, पूसा मोती याद रहे, तो नोट कर लो मैनेजमेंट। मेटालेक्सिल, मैनकोजेब, ट्राइकोडर्मा कल्चर, सुडोमोनास फ्लोरेसेंस, चार नाम मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट है। यहां पर लिखा ध्यान रखना, CO7 CO9, ICMH 451, ICMH 880888, ध्यान रहेगा ना। ऐसे कोमे लगाते हैं अपन, तो लगातार कोमा आ रहा है मतलब समझ जाना कि आगे वाला है वो उसी पहले वाले का यूज हुआ है। जो बाद वाला बेचे से उनकी तो प्लांट ब्रीडिंग पढ़नी बाकी है ना, अभी पढ़नी बाकी है ना। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, जो ऑनलाइन वाले हैं इस बेच के साथ ही जुड़े रहेंगे। तो जो बाद में जो अपने साथ जुड़े थे इस बेच में, उनके जेनेटिक्स भी बाकी है, प्लांट ब्रीडिंग भी बाकी है, ठीक है ना। फिर सेल बायो से साथ बैठा था अपना, है ना। बिल्कुल, प्लांट ब्रीडिंग के साथ ही एंड में सीड टेक भी आती हैं, तो वो भी आपको प्लांट ब्रीडिंग के साथ ही पढ़ाएंगे।
कर लिया क्या नोट? नहीं करा? बढ़े आगे। तो मैनेजमेंट में केमिकल दो याद रखने, मेटालेक्सिल, मेनकोजेब। बायोलॉजिकल जैविक नियंत्रण में दो याद रखने, ट्राइकोडर्मा कल्चर और दूसरा सुडोमोनास फ्लोरेसेंस। और रेजिस्टेंट वैरायटी WCC 75, ICMH 88088 और पुष्टा 23 आगे वापिस आएगी, तो भी अपन अगले रोग में भी आने वाली है। बढ़े आगे, शायद हो गया नोट। इन रसायनों की कंसंट्रेशन कितनी उपयोग करनी है वो तो डायरेक्टली अपने को रटने पे नहीं जाना है, पर एक बार आपको साथ में कभी ध्यान भी रह जाए इसलिए अपन लिख रहे हैं, बाकी सब अपन याद नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मैं बार बार उन पे फोकस भी ज्यादा नहीं कर रहा हूं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अगला जो रोग है बाजरा का, जिसे अपन कहते हैं एरगट। क्या कहते हैं? एरगट, जिसे चेपा रोग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो बात करेंगे। ठीक है, इसका रोग जनक क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस, क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस, ये ध्यान रखना है क्वेश्चंस में। रोग जनक बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला था। ठीक है, इसे एरगट बोला है, इसे चेपा रोग बोला है, शुगरी डिजीज बोलते हैं कई बार। ठीक है, इसमें शुगरी बोल देते हैं, लेकिन वो ज्यादा सही शब्द नहीं है वैसे, पर कुछ जगह लिखा हुआ है। फाइलम एस्कोमाइकोटा, क्लास एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज क्लास हमने लिखी है। इसकी और सब क्लास कहे तो सोडिरियोमाइसिटीज, लेकिन हमें तो इतना ही ध्यान रह जाए काफी है। ऑर्डर इसका हमने जो लिखा है बहुत ज्यादा पॉपुलर रोग नहीं है, ज्वार बाजरा में ही ये देखने को मिलता है, इसलिए इसका ऑर्डर हम ध्यान रखेंगे, पहले नहीं लिखा हुआ है, हाइपोक्रियल्स ध्यान रखेंगे, हाइपोक्रियल्स। ये अपन ने जो इंपोर्टेंट 4-5 ऑर्डर लिखे थे ना, वहां नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, ये बीज एवं मृदा जनित, मुख्य रूप से ये भी उसी रोग की तरह, पिछले रोग की तरह ये भी कैसा है? मृदा जनित है। सॉइल बोन है, यानी कि मैनेजमेंट के कल्चरल वाले तरीके वही यहां पर भी काम आएंगे। अब यहां पर जो एरगट है, एरगट का मतलब होता है स्क्लोरेशियम। क्या मतलब होता है? स्क्लोरेशियम। तो स्क्लोरेशियम यहां पर मतलब होता है जो क्या है, क्लेविसेप्स कवक के उत्तकों से बनने वाली एक कठोर संरचना जो है, उसे ही हम यहां कहते हैं स्क्लोरेशियम। कवक के उत्तकों से, कवक के उत्तकों से निर्मित हल्के भूरे अथवा काले रंग की कठोर संरचना जो बनती है उसे ही कहते हैं स्क्लोरेशियम। क्या है अभी आपको डायग्राम में दिखाएंगे। तो एरगट का मतलब होता है स्क्लोरेशियम, जो एक कवक के उत्तकों से बनने वाली कठोर संरचना भूरे या काले रंग की होती है। ठीक है, दूसरा, इस कवक के स्क्लोरेशिया से प्राप्त एल्कलॉइड जो है, जो टॉक्सिन है, वो ये है एर्गोटीन या एर्गोटॉक्सिन। क्या, कौन सा विष पदार्थ है? एर्गोटीन या एर्गोटॉक्सिन। और ये
बाजरा ऐसा जो संक्रमित इस रोग से है, वो खाए चाहे अपन चाहे मवेशियों को उस बाजरा को खिला दे, उन बालियों को, तो उससे क्या होगा, एक रोग होगा मानव में या जानवरों में। उस रोग का नाम एर्गोटिज्म, यानी कि एर्गट रोग बाजरा का, एर्गोटिज्म रोग हमारा या जानवरों का। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। क्लास ध्यान रखेंगे, रोगजनक, रोग का नाम, ऑर्डर मृदा जनित, इसकी परिभाषा स्क्लोरेशियम एर्गट का ही अर्थ है, और एर्गोटिज्म और विष नोट कर लो। शुगरी डिजीज भी इसको कह सकते हो, क्योंकि यहां पर आगे इसके सिम्टम में आएगा, तो ये नाम भी ध्यान रख लेना। शुगरी डिजीज बाजरा में अगर बोली जाए तो इसी को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उसका कारण अभी बता देंगे। तो पूछ ले कि बाजरा के एर्गट रोग की कवक द्वारा उत्पन्न विष कौन सा है, तो एर्गोटीन या एर्गोटॉक्सिन, जिसे हमने ब्लास्ट धान के जुकाम पायरिकुलेरिन या पिकोलिनिक एसिड पढ़ा था ना, वैसे ही। आप में से उदयपुर प्रॉपर से भी है क्या कोई, लोकल उदयपुर के आसपास के, उदयपुर जिले के, कहां से? गोगुंदा, चलो बढ़िया। चित्तौड़ जिले से कोई? चित्तौड़ से कोई? प्रतापगढ़ से भी कोई नहीं है ना? प्रतापगढ़ से कहां से? कानौड़, अरनोद, मैंने कहा कानौड़ तो यही रह गया, अरनोद, चलो बढ़िया। अरनोद का एक इंग्लिश मीडियम में भी है लड़का, ठीक है, चुपना, ठीक है। हरनोद बोलते ही याद आता है पहले तो गौतमेश्वर जी, बहुत बढ़िया स्थान है, आपने कभी सुना होगा, जिससे शायद जीके में क्वेश्चन भी आता है, भूरिया बाबा का कुछ कहते हैं, क्या आता है, भूरिया बाबा का मेला या कुछ कहते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है। कर लिया नोट सबने? अब मैंने 3 जिले इसलिए बोला कि मैं इन 3 से बाहर ज्यादा जाता नहीं हूँ। जयपुर जाता हूँ, लेकिन अब जयपुर बहुत बड़ा है, तो इसलिए मैं इधर का ही पूछ सकता हूँ जहां मैं जानता हूँ। हाँ हाँ, कोटा, पर कोटा शहर से बाहर कुछ नहीं देखा, शहर भी नहीं देखा था कभी। स्क्लोरेशिया स्पोर नहीं है, स्क्लोरेशिया जो है
यहाँ पर जो उनके उत्तकों से बनी कठोर संरचना है। कर लिया नोट? अभी डायग्राम में आपको देख जाएगा कैसे स्क्लोरेशिया रहता है। बढ़े आगे, शायद नोट हो गया सबका। चलो, तो ये अपने को आसान सा ध्यान रखना है, क्या है ये रोग, क्या क्या इसकी खासियत है, क्या ऑर्डर है। मृदा जनित पे क्वेश्चन पूछा जाता है, रोग जनक पे पूछा जाता है, इसके नामों पे क्वेश्चन आ जाता है, टॉक्सिन पे और मवेशियों में होने वाले रोग पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलो बढ़ते हैं आगे। आगे बात आती है इसके लक्षण की। तो यहाँ पर जिस तरीके से उस रोग में दो अवस्थाएं थी, वैसे यहाँ पर भी दो अवस्थाएं, ठीक है। एक रहेगी मधुबिंदु अवस्था, हनीड्यू स्टेज, दूसरी स्क्लोरेशिया अवस्था, ठीक है। मधुबिंदु हनीड्यू इसलिए कि जो बालियां हैं, ठीक है, ये लक्षण कहां पर आएगा? बालियों में। और बालियों में शहद के समान बूंदे या द्रव्य दिखाई देता है, तो इसलिए इसे हनीड्यू, हनी मतलब शहद, ड्यू मतलब बूंदे, तो इसलिए बालियों में दिखेगी, कैसे अभी बात करते। और बाद में ये गुलाबी शहदनमा जो बूंदे हैं वो भूरे रंग के चिपचिपे पदार्थ में रूपांतरित हो जाएंगे, इसलिए इस रोग को चेपा रोग भी कहते हैं। चिपचिपा पदार्थ बनेगा। और हनी ड्यू स्टेज के 10 दिन बाद बालियों में बीजों के स्थान पे बनेगा स्क्लोरेशिया, तो इसलिए इसे कहते हैं दूसरा, इसको स्क्लोरेशिया अवस्था। दो अवस्था है। डायग्राम देखें अगर अपन यहां पर, तो ये इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। एक तो यहां पर पहला देखो, ये हनी ड्यू आपको दिखा, पिंक एंड क्रीम हनी ड्यू, शहद के नुमा आपको जो गुलाबी बूंदे दिखाई देगी, तो इसे हनी ड्यू स्टेज कहते हैं। दूसरा जो बाद में हार्ड ब्राउन स्क्लोरेशिया, अभी स्क्लोरेशिया की परिभाषा लिखी कि क्लेविसेप्स कवक के उत्तकों से बनी भूरे या काले रंग की कठोर संरचना, ये स्क्लोरेशिया, ये बीजाणु नहीं है, ठीक है। ये स्क्लोरेशिया अवस्था है, ये वापस आपको हनी ड्यू दिख रहा है, और ये स्क्लोरेशिया है। क्लियर है बात? तो इस तरीके से दो लक्षण यहां पर आपको दिखाई देंगे। दोनों लक्षण आपको ध्यान रखने हैं, एक तो मधुबिंदु अवस्था हनी ड्यू, दूसरी जो यहां पर कोई खास बात नहीं, शहद के समान, नोट कर लो इसको, शहद के समान गुलाबी बूंदे, ये बात खास है, ठीक है, जिससे कहते हैं मधुबिंदु अवस्था हनी ड्यू। जो बाद में गुलाबी बूंदे चिपचिपे पदार्थ में रूपांतरित हो जाती है, इसलिए इसे चेपा रोग कहते हैं। और ये हनी ड्यू स्टेज 10 दिन बाद स्क्लोरेशिया में रूपांतरित हो जाती है। डाउनी मिल्ड्यू में दो अवस्थाएं थी, डाउनी मिल्ड्यू, मृदुरुमलासिता और हरित बाली। इसमें दो अवस्था, मधुबिंदु यानी कि हनीड्यू, और दूसरी स्क्लोरेशिया अवस्था। उसमें पत्तियों और बाली दोनों पे नुकसान हो रहा था। ये मुख्य रूप से केवल और केवल बालियों को ही नुकसान पहुंचाता है, चाहे बालियों में दानों पे नुकसान है, लेकिन फिर भी कहा जाए तो मुख्य रूप से ये मृदा जनित रोग है।
कर लिए नोट? शायरी सुननी है क्या? अल्लाह, गजब। एक अलग ही ऊर्जा, अलग ही मुस्कान तुम्हारे चेहरों पे। तो इतनी ढंग की थोड़ी सुनाता हूं मैं यार, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? हैं? मैंने तो आगे से ही बोल दिया आज तो। नहीं, वो बताऊं वास्तविकता क्या है? माइक है, बड़ा सा होल है, तो वो आवाज गूंजती हुई सी अच्छी लगती है। भाई बाहर सुनोगे तो कहोगे सर रहने दो रहने दो। मैंने एक बार गलती से क्लास में गाना गा दिया था, शायद तुम्हारे ही किसी बैच में। हाँ, उधर थे तब। तो छोड़ गया हो, मैंने कहा जिंदगी में नहीं गाया मैंने। तो वो वाली बात। इसका मैनेजमेंट अपन अगली क्लास में देखेंगे। और शायरी ये जो है मुझे याद नहीं है, मैं आपको सुनाऊंगा, शायद आपने कभी सुनी होगी। और आप जैसी चाहते हो वैसी ही है। हाँ ये तो, चलो एक सुनो, देखिए पसंद आए शायद। उसके बाद तो हमने मुस्कुराना छोड़ दिया, उसके बाद तो हमने मुस्कुराना छोड़ दिया, दिल ऐसा टूटा कि दिल लगाना छोड़ दिया। वो ढूंढ रहा है, वो ढूंढ रहा है जमाने में हमसे बेहतर, जिसके लिए हमने सारा जमाना छोड़ दिया। ओके, थैंक यू।